वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर 10 का, जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बने रहना है, कॉपीज ओपन करना है, बुक ओपन करना है, पेन उठाना है। कहाँ पे? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का पूरा फ्री, इंग्लिश मीडियम में भी और अब तो हिंदी मीडियम में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, गिन के दिन बचे हैं। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कौन से डायग्राम किस सेशन में आने की किस तरीके से प्रोबेबिलिटी है। तो चलो आज का फर्स्ट डायग्राम, बुक ओपन करो और ये देखो, दिख रहा है तुमको? जैसे ही तुम्हारा बुक ओपन होता है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा पेज, आधा से ज्यादा पेज यही डायग्राम से भरा हुआ है। तो मैम ये डायग्राम में लेबलिंग तो एज सच ज्यादा दिख नहीं रही है, इसी में है लेबलिंग, तो पूछा कैसे जाएगा? तो समझो बात को, जो मैंने तुम्हें की बताया था, जिस भी बायोलॉजी के डायग्राम में कोई लेबलिंग नहीं है, सिर्फ पिक्चर दिया हुआ है, या वो कार्टून फॉर्म में पिक्चर हो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में कैनबिस सटाइवा या धतूरा प्लांट का देखा था, या फिर कोई रियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर हो, तो वो किस चीज के लिए आएगा? वो आइडेंटिफाई करने आएगा। और जो भी चीज आइडेंटिफाई करने आती है वो कौन से सेक्शन में जाती है? सेक्शन ए। या फिर उसी को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके कहां पे चली जाती है? वो सेक्शन सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। पर केस स्टडी बेस्ड के लिए उस डायग्राम से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन ज्यादा बनने चाहिए, तभी वो केस स्टडी बेस में पुट किया जाता है। ठीक है, मतलब अब तुम्हें इतना समझ में आने लगा है कि मैम इस डायग्राम में कोई लेबलिंग नहीं है तो इसका चांसेस है सेक्शन ए में जाने का। बिल्कुल सही। वापस, जिन डायग्राम की लेबलिंग दी हुई है और जिसकी पर्टिकुलर प्रोसेस एक्सप्लेन की गई है, मतलब वो किस में आएगा? वो सेक्शन बी का ही क्वेश्चन है, जहां पे वो बोलेंगे कि डायग्राम बनाओ और साथ में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी दो। आ गई बात समझ में? तीसरा कि मैम फिर सी में क्या फंसेगा? सी में वो डायग्राम जो तुमने बी में ड्रॉ भी किया है ना, वो भी फंस सकता है, जो थोड़ा टफ है बनाने के लिए, पर लेबलिंग बहुत सारे, मल्टीपल लेबलिंग है जिसकी। तो उसमें से क्या करेंगे? वो नंबर कुछ कुछ लेबलिंग गायब कर देंगे, एबीसीडी डाल देंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो थ्रो कर देंगे किसमें? सेक्शन सी में। तो इतना हुआ क्लियर? तो अब देखो, तुम खुद ही बताने लगोगे, जल्दी बताओ इन दोनों डायग्राम में लेबलिंग है क्या? नहीं है। तो कहां गया? ये सेक्शन ए का क्वेश्चन हुआ। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए वाले में तुम्हें क्या दिख रहा है? मैम रॉड जैसा कुछ दिख रहा है। बिल्कुल सही। बुक देखो, इसके ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर मेंशन करो सेक्शन ए। ठीक है, अब ये जो रॉड जैसा है, तो ये क्या है? बेसिकली ये बैक्टीरिया का शेप है। दूसरा नीचे देखो, ये क्या है? ये भी बैक्टीरिया है। और कैसा शेप है इसका? स्फेरिकल, सर्कुलर। याद रहेगा? अब बोलोगे मैम ऐसा डायग्राम पूछने के लिए थोड़ी ना आएगा, आइडेंटिफाई करने आएगा, पर अब ये थोड़ी ना पूछेंगे कि कौन सा डायग्राम दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये ऐसा कभी बोलेंगे भी नहीं। वो बोलेंगे, ये ऐसे बोलेंगे, बिलो आर सम पिक्चर्स, कुछ भी बोल देंगे, ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो फ्रेम आउट करेंगे। वो बोलेंगे जैसे, अब उनको इतना वो थ्रो कर देंगे क्योंकि उनको फर्दर क्वेश्चन डेवलप करना है, तो वो बोलेंगे बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा क्लू जैसा काम करेगा। तो एक बात बताओ, चलो इसकी लेबलिंग देखते हैं। ये ए है, ये बी है, यहां लिखा है बैक्टीरिया, वो तो हमने खुद ही बता दिया, रॉड शेप मैग्नीफाइड 1500x। ठीक है मैम, इतना समझ में आ गया। तो जरा मुझे थोड़ा सा 11th का ज्ञान दो मेरे को और बताओ कितने शेप के बैक्टीरिया तुमने पढ़े? मैम 4 शेप के। बहुत बढ़िया। पहले रॉड वाले को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। बैसिलस, BACILLUS। ठीक है, उसके बाद ये बताओ मुझे कि स्फीयर वाले को क्या बोलते हैं? मतलब जिसमें सर्कुलर शेप है या स्फीयर शेप है, उसको क्या बोलते हैं? कोकस, COCCUS, कोकस। उसके बाद आते हैं हम तुम्हारे स्पाइरल शेप वाले में। तो स्पाइरल वाले जो है उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरल वाले को स्पाइरुला। ठीक है, ठीक है, स्पाइरुला या स्पाइरुलम, अलग अलग क्या बोलते हैं, सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पे वो डिवीजन रहता है। ठीक है, ओके, तो स्पाइरुलम अपन एम। ठीक है, उसके बाद आखिरी होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया, उसको क्या बोलते हैं मैम? विब्रियो, VIBRIO। बोलोगे मैम ये सब कुछ तो हमने 11th में पढ़ा था, अभी क्या पूछ रहे हैं वो इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन इनडायरेक्टली थ्रो करेंगे। तुमने ये सारे नेम कहीं ना कहीं सुने हुए हैं, अभी मैं बताऊंगी तो तुम्हें खुद समझ में आएगा। ओके, तो जैसे उन्होंने ए वाला पिक्चर दे दिया और बोला यही वाला पिक्चर दिया सेक्शन ए में, और फिर बोला उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि बिलो इज अ पिक्चर ऑफ बैक्टीरिया
ठीक है, बैक्टीरिया शोइंग सम शेप, ठीक है, नेम अदर टू काइंड ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया विच आर यूज इन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और विच आर यूज फॉर ह्यूमन पर्पस, ऐसे कुछ भी फ्रेम, या यूज इन इंडस्ट्रियल लेवल या यूज इन मेडिसिनल लेवल। आई बात समझ में? अब बोलोगे मैम हमने ऐसे नेम तो पढ़े नहीं है, बिल्कुल गलत, जरा ध्यान से देखो और याद करो, तुमने सबके नेम एटलीस्ट इसके और इसके नेम से रिलेटेड तो तुमने बैक्टीरिया पढ़े ही हुए हैं इसी चैप्टर में, नहीं याद आ रहा तो जल्दी बताओ मुझे, लैब का फुल फॉर्म क्या होता है? LAB, स्कूल वाली लैब नहीं, LAB, लैक्टोबैसिलस। आया वो वर्ड बैसिलस? तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा? तो वो क्या करेंगे, तुमको एक पिक्चर दे देंगे सेक्शन A में, ठीक है। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कौन सा पिक्चर किस तरीके से पूछा जा सकता है। रॉड शेप दे दिया, क्वेश्चन रहा उनका कि बिलो इज अ पिक्चर शोन, गिव अदर टू जॉनरा या अदर टू एग्जाम्पल और अदर टू बैक्टीरिया विच आर ऑल्सो यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर या यूज इन इंडस्ट्रियल पर्पस, यूज इन मेडिसिनल पर्पस। तो अब तुम ये मत बोलना कि ये रॉड जैसे दिखने वाले हमने कहाँ पढ़े, अरे पढ़े हुए हैं, या फिर ये मत बोलना कि ये स्पेरिकल दिखने वाले हमने कहाँ से पढ़े हुए, पढ़े हुए हैं। जल्दी बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस नाम सुना होगा या स्टेफाइलोकोकस नाम सुना होगा, तो ये बेसिकली क्वेश्चन वहीं पे लेके आ रहा है। आई बात समझ में? तो वापस रॉड शेप बैक्टीरिया अगर भूल गए हो तो जल्दी से नोट डाउन कर लो कि रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिलस। स्फीयर वाले को क्या बोलते हैं? कोकस। स्पाइरल वाले को क्या बोलते हैं? स्पाइरुलम या स्पाइरुला। उसके बाद कॉमा वाले को क्या बोलते हैं? विब्रियो। ये सब 11th की बुक में डायग्राम में दिया हुआ है। अब वो यहाँ कैसे रिलेट कर रहे हैं हम बताएंगे कि ये जैसा बैक्टीरिया का शेप है, ये क्या है? रॉड शेप, जिसका नाम बैसिलस है। तो इससे रिलेटेड जो तुम्हारा बैक्टीरिया तुमको याद आता है वो क्या है? हमारा लैब। लैब मतलब लैक्टोबैसिलस, ठीक है, या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। पर वो होता कौन है? बेसिकली लैक्टोबैसिलस। आई बात समझ में? लिखोगे, अंडरलाइन करोगे, पहला लेटर कैपिटल में लिखना, अब बी का कैपिटल मत करना क्योंकि ये नाम ही है, जेनरा का नाम है, ठीक है। उसके बाद अब बोलोगे मैम फिर दूसरा वाला आपने बैसिलस तो बता दिया, स्फीयर वाला भी बता दो, क्यों? स्ट्रेप्टोकोकस, कोकस आ रहा है एंड में, तो लिखो जरा इसका नाम, इसी जहां डायग्राम, बुक का डायग्राम है उसी के साइड में लिखते चलो। तो अब इसका नाम क्या रहेगा? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। तो वापस ये अपने एनसीईआरटी बुक के डायग्राम के साइड में लिख लो, ठीक है। तो ये किस तरीके से पूछे जाएंगे याद रखना, ये देंगे, वो बोलेंगे बताओ एक और नाम बताओ इसी से रिलेटेड, तो तुम लिख सकते हो लैक्टोबैसिलस और इससे रिलेटेड लिख सकते हो स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस। क्लियर हुआ इतना? तो अब तुम्हें आ गया समझ में कि जहां लेबलिंग नहीं वो कहाँ का क्वेश्चन है? सेक्शन ए। चलो इस वाले डायग्राम पे आओ। तो इस वाले डायग्राम में देखो, अब ये आ सकता है लेबलिंग के लिए, क्यों? दो चीजें, पर ये तो तुमने वापस 11th में पढ़ा हुआ है, 9 से पढ़ते आ रहे हो इनफैक्ट। क्या क्या है देखो जरा यहाँ पे, ये तो तुमने पढ़ रखा है भैया। एक है प्रोकैरियोटिक सेल, जब तुम बनाते थे, सपोज बैक्टीरिया ले लो, तो उसके मूवमेंट के लिए जो छोटे 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 ढेर सारे होते थे उनको क्या बोलते थे? विलाय बोलते, सॉरी सीलिया बोलते थे, सी, ठीक है। और उसके बाद जो बहुत एक या दो ही होते मैक्सिमम नंबर में, पर विपिंग लाइक मूवमेंट होता था, चाबुक जैसा मूवमेंट, तो उसको क्या बोलते थे? फ्लैजिला बोलते थे। तो देखो जरा यहाँ पे, यहाँ भी उन्होंने वही मेंशन किया है, FLAGELLA, फ्लैजिला, ठीक है। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। हाँ, जनरली ऑन एवरेज बोलते हैं कि लाइक 1 या 2 रहते हैं, पर अब कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह होते ही है ना। उसके बाद और देखो, अब देखो यहाँ पे उन्होंने वापस क्या दिया है? रॉड शेप बैक्टीरियम, याद रहेगा। तो वापस रॉड शेप का नाम क्या है? हम क्या वर्ड यूज करते हैं? बैसिलस। उसके बाद बिना देखे, यहाँ मत देखो, जल्दी बताओ, रॉड शेप को क्या बोलते हैं? बैसिलस, ओके। कॉमा शेप को क्या बोलते हैं? विब्रियो। स्पाइरल शेप को क्या बोलते हैं? स्पाइरुलम। और स्फीयर शेप को क्या बोलते हैं? कोकस। कोकस का 2 एग्जाम्पल बताओ, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बहुत बढ़िया। और मुझे बैसिलस का एग्जाम्पल बताओ, लैक्टोबैसिलस। हो गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे उसके नीचे भी देख लेते हैं। तो बी वाला जो हमारा कोकस था उसके नीचे लिखा है स्फेरिकल शेप मैग्निफाइड 1500x। तो ये कोई पूछने नहीं वाला कि कितने मैग्निफिकेशन पे ये तुम पिक्चर देख रहे हो, समझो कि नीचे जरूर लिखा है कि 1500 मैग्निफिकेशन पे, पर क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आई बात समझ में? तो हो सकता है क्वेश्चन में इसके नीचे ये लिख के दे कि देयर इज अ स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया मैग्नीफाइड एट 1500x, नेम अदर 2 एग्जांपल ऑफ सच बैक्टीरिया। तो तुमको याद रखना पड़ेगा कि स्फेरिकल है मतलब कोकस है, कोकस मतलब स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, याद रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रेप्टोकोकस तो तुमने हर जगह सुना ही होगा, तो मुझे बताओ स्टेफाइलोकोकस कहाँ सुना हुआ है? नहीं याद आ रहा? बताऊं तो कुछ तो रिलेशन था स्टेफाइलोकोकस का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के साथ। अब याद आएगा, अरे मैम ये तो वही बैक्टीरिया है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग उगा रहे थे, पर उग कुछ और गया था। क्या उगा था? पेनिसिलियम नोटेटम उग गया था, उसकी वजह से एक फ्लूइड या केमिकल रिलीज हुआ था, जो केमिकल एक ऑर्गेनिज्म से निकला था पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा था। तो इसको क्या बोलते थे तुम? कुछ और नहीं बल्कि एंटीबायोटिक बोलते थे, याद रहेगा। ओके चलो सी की लेबलिंग देखते हैं। अब हमको पता है ये रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसको बैसिलस बोलते हैं, फ्लैजेला निकले हुए हैं, हमको पता है, हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा हुआ है। सीलिया भी होते हैं पर छोटे छोटे ढेर सारे, और फ्लैजेला हमने ऑन एन एवरेज पढ़ा हुआ है 1 या 2 रहते हैं। अभी यहाँ पे अगर 2-3 दिखा रहे तो इट्स ओके, घबराना नहीं है, हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लैजेला मैग्नीफाइड एट 50,000 x, ठीक है मैम, इसमें इतना कुछ नहीं आएगा पर इसी से लिंक्ड रिलेटेड सब कुछ आएगा। हो गया क्लियर? मूव करें अगली स्लाइड पे। तो चलो, तो यहाँ पे अपनी बुक में क्या लिखोगे? इसमें लिखो सेक्शन ए, तीनों के तीनों चांसेस है सेक्शन ए में। उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल लिखो लैक्टोबैसिलस, इसमें 2 एग्जाम्पल लिखो साइड में ही, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, और इसमें लिखो कि मूवमेंट ऑफ फ्लैजेला मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, फ्लैजेला और सीलिया भी होता है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब तो क्वेश्चन थोड़ा ना डिस्कस कर रहे हैं अपन, पिक्चर। उसी पेज में ये वाला भी पिक्चर ड्रॉन है, देखो जरा, देखा साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड पोर्शन में ये पिक्चर दिया हुआ है। अब बोलोगे मैम ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था। हाँ पढ़ा था, वापस वही का वही डायग्राम उठा के दे दिया है। तो जल्दी से बताओ, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन कोट होता है और साथ में क्या होता है? जेनेटिक मटीरियल। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कुछ और नहीं भैया, उसको बोलते हैं वायरस। तो ये क्या है? ये भी एक वायरस है। ये क्या है? ये भी एक वायरस है। अब बोलोगे मैम ऐसा वायरस क्यों? भूल गए, टर्म 1 में पढ़ा था तुमने। जब टर्म 1 में तुम अलग अलग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो वहां पे तुमने देखा था, पहले तो हम ऐसा प्रोटीन कोड बनाते हैं, ये जो प्रोटीन कोड दिख रहा है इसके अंदर क्या है? जेनेटिक मटीरियल। मतलब मैम आप बोल रहे हो ये वायरस है, बिल्कुल सही, ये वायरस ही है, ठीक है। उसके बाद अब पर इसके नीचे का स्टार क्या बनाओगे, अंडरलाइन क्या करोगे, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर, मतलब नॉर्मल में वायरस ऐसे ही घूमता था, बट जब उसको इन्फेक्ट करना होता था एक बैक्टीरिया को या किसी सेल को, तो वो क्या करता था? अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाता था। ये सब 11th में पढ़ा हुआ है। तो क्या मॉडिफिकेशन लाता था? उसको होल्ड करना है ना, देखो समझो बात को, उसको क्या करना, चलो यही बैक्टीरिया है, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है? वायरस को होल्ड करना है। तो ये वायरस का रहा तुम्हारा प्रोटीन कोट और ये रहा तुम्हारा जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। अब इसको होल्ड करना है, तो सबसे पहले उसने क्या किया? गर्दन निकाली, है ना, जिसको तुमने कॉलर बोला। देखो यहाँ पे साइड बाय साइड अपन पैरेलल चला रहे हैं, कॉलर बोल रही, गर्दन, ठीक है। उसके बाद क्या बोलोगे? उसने क्या निकाला? ऐसे प्लेट से, यहाँ पे प्लेट लगी हुई है और उससे क्या निकाले? बहुत सारे लेग्स निकाले। क्यों? क्योंकि कुछ होल्ड करना है, होल्ड करके उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा? इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसको किल कर रहा है या इन्फेक्ट कर रहा है? एक बैक्टीरिया को। तो इसका नाम वायरस तो है, पर ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या है? बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज। कुछ लोग फाज बोलते हैं, कुछ लोग फेज बोलते हैं। तुम्हारी जो श्रद्धा, इच्छा, शक्ति, भक्ति हो बोल देना, ठीक है, स्पेलिंग सही लिख के आना। तो बैक्टीरियोफेज, ठीक है। उसके बाद तो ऐसा ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या? किलिंग अ बैक्टीरिया, इसलिए उसको क्या बोलोगे? बैक्टीरियोफेज। अब इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। क्या है वायरस के पास? मैम प्रोटीन कोड। अंदर क्या है? जेनेटिक मटीरियल। चलो वापस एक ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रोटीन कोड। लिखो जरा प्रोटीन कोड, डैश करके प्रोटीन कोड। याद करो कल जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ रहे थे, वहां पे भी हमने HIV या रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैकेनिज्म पढ़ा था। तो वहां
वहां पे भी मैंने बनाया था प्रोटीन कोड, याद आया। उसके बाद अंदर क्या बनाया था, एक जेनेटिक मटेरियल जो क्या हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, ऑब्लिक डीएनए भी हो सकता है, वापस सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। उसके बाद क्या थी, उसकी गर्दन पर, नेक नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं, कॉलर लिखते हैं, ठीक है। तो तुम लिखोगे क्या, कॉलर। उसके बाद देखो जरा यहाँ पे पैरेलली, तो क्या रहेगा, एक टेल रहेगी और उससे अटैच प्लेट रहेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा अपन को प्रीसाइज बनना है, क्योंकि उन्होंने एकदम हर चीज लेबल करके दी है। तो यहाँ ये बनाई तुमने क्या, टेल, ठीक है, और उससे क्या बनाया, यहाँ देखो वापस, ये बनाया टेल और उससे क्या बनाओगे, एक प्लेट। तो ये रही तुम्हारी प्लेट, और प्लेट से क्या निकालोगे, लेग्स निकालोगे, ये बन गए लेग्स। कोई एलियन जैसे मकड़ी जैसा स्ट्रक्चर लिख रहा है ना, ओके। तो लेग्स ना बोल के हम क्या बोलेंगे, उसको प्रोंग्स बोलेंगे। तो अब ये सारे टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है। लिख दिया हमने प्रोंग्स, ओके, ई लिख दिया मैंने, ठीक है, प्रोंग। और यहाँ पे छोटे छोटे पिन्स लगी हुई हैं, ओके, पिन्स लगा दो। अब इसमें मार्क करो कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट है तुम्हारा प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है आरएनए और डीएनए, इंपॉर्टेंट है कॉलर, इंपॉर्टेंट है प्रोंग्स। इतनी 4 चीजें तुम्हारी लेबलिंग में बहुत मैटर रखती हैं। क्यों, क्योंकि ये जरूर टर्म 1 का है, पर इसको लिंक कर देंगे वो इसके अगले वाले चैप्टर से, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। वहां पे तुम वेक्टर पढ़ोगे, वहां पे वेक्टर, जब प्लाज्मिड के बारे में बात आते हैं तो हम अलग अलग तरीके पढ़ते हैं री इन्फेक्शन कराने के। तो वहां पे तुमने अलग अलग वायरस पढ़ोगे, ठीक है। तो वो वायरस जहां पढ़ोगे तो वहां पे वापस उससे लिंक करके ये स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो बुक का डायग्राम है तुम्हारा, ये पर्टिकुलरली ये इसका डायग्राम वापस, अब इसमें चांसेस कैसे हैं मैम आने के, ये देखो, ये ड्रॉ तो करने नहीं आएगा, इतना फॉर श्योर है। अगर आ गया तो वो बोलेंगे ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रेट्रोवायरस, या ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ रेट्रोवायरस, एंड वायरस कैन बी कैटेगराइज इन द फॉर्म ऑफ रेट्रोवायरस एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ HIV। तो ये लिंक करके क्वेश्चन आएगा, पर वो उस केस में वो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए उसके चांसेस थोड़े कम है। तो ये कहाँ दे देंगे, ये केस स्टडी बेस में देंगे, या फिर सेक्शन ए में इसकी लेबलिंग्स गायब करके देंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर भी लिखो सेक्शन ए, या फिर ऑब्लिक केस स्टडी बेस, दोनों कंडीशन में इसका क्या गायब करेंगे, लेबलिंग गायब करेंगे। कौन कौन सी, हेड, कॉलर और तुम्हारा प्रोंग्स, ये 3 मेन चीजें हैं, ठीक है। अब तो ये क्या है, एक वायरस, मोर स्पेसिफिकली क्या है, एक बैक्टीरियोफेज। ये क्या है, वायरस। क्या दिख रहा है इस वायरस में, प्रोटीन कोड। चलो इसकी लेबलिंग देखते हैं कि क्या लिखा है। ओके, तो पहला क्या है, वायरस, अब बैक्टीरियोफेज, ठीक है, मैंने बोला ही था। उसके बाद अच्छा बोलोगे मैम हम कैसे डिसाइड करें कि ये वाला, इसमें से हम ये भी तो बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, पर याद रखो जो वायरस बैक्टीरिया पे रेडी है अटैक करने के लिए, वही अपने अंदर क्या लाता है, मॉडिफिकेशंस लाता है। कौन से मॉडिफिकेशंस लाता है, वो क्या डेवलप करेगा, कॉलर, टेल, प्लेट, पिन्स एंड प्रोंग्स। आई बात समझ में। उसमें से क्वेश्चन, अगर सीबीएसई वालों का दिमाग और खराब हो गया तो वो पूछेंगे बताओ कौन सा स्ट्रक्चर है, वो ऐसा करेंगे, ये पिक्चर देंगे तुमको सेक्शन ए में, फिर वो बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है एक बैक्टीरिया पे, बैक्टीरिया को होल्ड करके उस पर अटैक करने के लिए, और फिर एक वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर उसको लिंक कर देंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से और उससे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन थ्रो कर देंगे। तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, प्रोंग्स। और क्या इंसर्ट होता है वायरस से बैक्टीरिया में, सिर्फ ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बाहर रह जाता है। क्या इंसर्ट होता है, अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ही, ठीक है। अब देखो बोलोगे मैम आ गया समझ में, और मैम अगला वाला कैसे डिसाइड होगा, तो देखो इसका लेबलिंग क्या है, एडिनो वायरस विच कॉजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो तुम क्या करो, एडिनो वायरस तो है, तो अब ये तुमको स्पेसिफिकली बुक में मेंशन है कि एक एडिनो वायरस है, तो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक एडिनो वायरस। उसके बाद अब याद देखो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन कौन से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, निमोनिया भी कर सकता है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस भी कर सकता है, आजमा भी कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप ऑफ बंच ऑफ रेस्पिरेटरी कॉजेस है जिसके लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। भी बोल रही हूं क्योंकि अगर याद होगा तो तुमने जब निमोनिया के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल पढ़ा होगा, है ना, तो बोलोगे मैम वहां तो बैक्टीरिया पढ़ा था, यहाँ आप वायरस बोल रहे हो, नहीं। सिमिलरली जब सर्दी होती, कॉमन कोल्ड के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, भी बोल रही हूँ, ठीक है, ही नहीं, मतलब अकेला ये नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है। जैसे तुम्हारा जब कॉमन कोल्ड होता है, बताओ कौन से वायरस के कारण होता है, मैंने कैसे याद करवाया था कि नाक में होती है प्रॉब्लम,
सर्दी नाक से ही तो बहती है, तो नाक को क्या बोलते हैं? राइनो, ठीक है, क्योंकि तभी तो राइनोसोरस होता है। वो देखो इतना बड़ा जानवर राइनोसोरस है, एक सींग, दो सींग, है ना, तो वो क्या है? राइनोसोरस है, ठीक है। तो ये कौन से कॉमन कोल्ड कौन से वायरस के कारण होता है? राइनो वायरस के कारण। पर एडिनो वायरस भी रिस्पॉन्सिबल है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, उसके बाद निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, उसके बाद एस्मा और कभी कभी कंजंक्टिवाइटिस के लिए भी, ठीक है। अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, बुक में लिखा हुआ है, हाँ एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, पर अपन को याद रखने के लिए हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा सेक्शन बी। अब बोलोगे मैम ये पिक्चर कहां से आ जाएगा? तो देखो वापस इसमें एक ही चीज लेबल्ड है और वो भी कोई इतनी खास नहीं है। देखो कॉम्पैक्ट रॉड शेप वायरस, अब ये रॉड शेप वायरस थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से कंफ्यूज मत करना। तो अगर सीबीएसई वालों को पेपर का लेवल थोड़ा टफ करना है तो मैं बताती हूं वो क्या करेंगे। वो ये करेंगे कि इन दोनों में से जो बी ए वाला पिक्चर है वो भी लेंगे और इसमें से ये वाला भी पिक्चर साइड साइड में रख देंगे सेक्शन ए में, ठीक है। और फिर बोलेंगे ए है बी है, आइडेंटिफाई करो दोनों को। तो तुम लोग बुद्धिमान लोग हैं ना, हमने अच्छे हो, पढ़ रहे हो, पर क्या करके आओगे क्योंकि जल्दी है, ऐसा लगा अरे ये तो पढ़ा था अभी आ गया, तो तुम दोनों को उठा के क्या लिख के आओगे? रॉड शेप बैक्टीरिया। गलत है, दोनों रॉड ही है, पर एक क्या है? ध्यान से देखो, एक है तुम्हारा बैक्टीरिया और ये क्या है? वायरस। तो याद करके जाना है स्पेसिफिकली ये कौन सा वायरस है। देखो जरा, रॉड शेप टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस है मैग्निफाइड अबाउट 1 लाख to 1,50,000 x, मतलब इतना ज्यादा मैग्निफिकेशन किया हुआ है। तो इस पूरे ये पूरा के पूरे डायग्राम एक ही पेज में दिए हुए हैं, तो मार्क करो, इंपॉर्टेंट मार्क करो सेक्शन है, ठीक है। उसमें से तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो कौन सा देंगे? मैंने अभी बताया, वो देंगे तुम्हारा ये वाला डायग्राम, एक बैक्टीरिया का जो एक रॉड शेप है जिसको बैसिलस बोलते हैं, एक एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस। और कौन सा देंगे? तुम्हारा ये वाला डायग्राम जो क्या है? वायरस है। कैसा शेप? रॉड शेप, पर कौन सा है? टोबैको मोजाइक वायरस। याद रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, इसी को क्वेश्चन करने का, तुमको ये भी देंगे ये भी देंगे, ठीक है, और बोलेंगे बताओ इनके नाम बताओ। तो तुमको याद करके जाना है, जब ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे किसी भी तुम्हें डायग्राम में, पिक्चर में, तो उसको क्या बोलोगे? बैक्टीरियोफेज, ठीक है, ये लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज, ठीक है। और अगर इस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है, इस टाइप का, तो वो क्या है तुम्हारा? स्पेसिफिकली बुक में मेंशन्ड है, तो याद रखना है एडिनो वायरस। अच्छा, एक और चीज, ये सिर्फ तुम्हारे सीबीएसई तक ही नहीं है, ये पैटर्न वो यूज करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, ठीक है। तो अपन को एनसीईआरटी के डायग्राम तो बहुत अच्छे से याद रखने, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में वो जनरली जो डायग्राम थ्रो करते हैं तुम पे, मतलब तुम पे नहीं, मतलब क्वेश्चन पेपर में, वो सारे एनसीईआरटी के ही उठाते हैं। अब उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन वो अपने मन से, मतलब जो सिलेबस प्रीसाइज है कि इसी में बनेगा, उसी से पूरा एडजस्ट करके या मॉडिफाई करके तुमको देंगे। पर डायग्राम तो ये स्ट्रिक्टली वो एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट। तो वापस एक बार रिवाइज, जल्दी बताओ ये कहाँ है? मैम पूरा सेक्शन है, बहुत बढ़िया। ये इसका नाम क्या है? रॉड शेप बैक्टीरिया, नाम बताओ? बैसिलस। ये क्या है मैम? स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, नाम बताओ? मैम कोकस। इसका एक एग्जाम्पल बताओ? लैब। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेगा? लैब से रिलेटेड सारे क्वेश्चन वो सेक्शन ए में पूछ लेंगे। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, किसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, क्यों यूज हो रहा है, क्या कर रहा है, मतलब कौन सी प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है। ग्रुप बताओ? लैक्टोबैसिलस। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लैक्टिक एसिड। आई बात समझ में? उसके बाद कोकस, तो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। वो पूछ सकते हैं स्टेफाइलोकोकस, इसका लिंक करके कि बताओ किसने यूज किया था, तो ये हम बोल सकते हैं एंटीबायोटिक की डिस्कवरी में ये यूज हुआ था, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके और इसके रिलेटेड क्वेश्चन लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। तो ये वाला वापस ऐसे जहां पे हमने ये स्ट्रक्चर बना हुआ देखा, उसको क्या बोलेंगे हम? बैक्टीरियोफेज बोलेंगे। और सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर है, गोले गोले बने हुए, तो अपन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्या है? एक एडिनो वायरस है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेस्पिरेटरी इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ऐसा पिक्चर दिखेगा तो उसको हम बैक्टीरिया नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वायरस। याद रखना, बैक्टीरिया का
कलर तुम्हारी बुक में कैसा दिया हुआ है, रेड कलर, रेड स्टेन्ड है, ठीक है। और यहाँ क्या है, ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, याद रखना, ठीक है। ये क्या है, वायरस है, किसका वायरस है, TMV, टोबैको मोजाइक वायरस। चलो हो गया क्लियर। अगले पिक्चर पे मूव करें, उसी में ये वाला पिक्चर है। बोलोगे मैम अब इसमें क्या आ जाएगा, देखो जरा, तो कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, तो ये क्या दिखा रहा है, कॉलोनीज दिखा रहा है जो पेट्री प्लेट पे ग्रो हो रहा है। अब बोलोगे मैम ये तो आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है, हाँ आ सकता है, चांस। अब इसके चांसेस पर्टिकुलर इस पेज में जो ये वाला पिक्चर है उसके चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। बट वापस तुमने ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज करते हैं, और हम अलग एंड में जब हमारी कॉलोनीज बन जाते हैं और उनको चेक करना है कि एक्चुअली हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन से बैक्टीरिया में ग्रो हुआ, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर याद होगा तो हमने एक पेट्री डिश ली, उसमें हमारी, सपोज करो मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, ब्लू कलर की जो है वो हमारी रिकॉम्बिनेंट, हमारा जो जीन है या रिकॉम्बिनेंट DNA है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फॉरेन जीन, वो उसमें गया है, ठीक है। रेड वाली कॉलोनीज क्या है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट या रिकॉम्बिनेंट DNA नहीं गया हुआ है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और ये ब्लू वाला क्या है, मेरा रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या हुआ मैम, तो देखो है ये डायग्राम तुम्हारे इस चैप्टर में, पर उठा के लिंक कहाँ कर सकते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो एकदम सही है। तुम आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोर्स ऐसा कुछ बोल भी नहीं सकते, बिल्कुल एक चीज दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, तुमको कंफ्यूज करने के लिए पहले पिक्चर में ये दे देंगे, ठीक है। वो बोलेंगे दे इन द बिलो पिक्चर या इन द अबाव पिक्चर, जो भी जहां भी उसका पिक्चर का प्लेसमेंट है, इन द अबाव पिक्चर या बिलो पिक्चर डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया आर ग्रोन, सेम टेक्निक यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आर यूज्ड बाय विच काइंड ऑफ मेथड, या जो भी है किस टाइप का मेथड यूज करते हैं, फॉर विच पर्पस। तो देखो ये डायग्राम है इस चैप्टर में, पर इस डायग्राम से उठा के वो क्वेश्चन कहाँ का फ्रेम कर रहे हैं, अगले चैप्टर का। कुछ आई बात समझ में, तो ये तो बोलोगे मैम ये डायग्राम तो इस चैप्टर में दिया है, फिर अगले में क्यों, बिल्कुल सही है, ये भी बैक्टीरिया है वो भी बैक्टीरिया है। तो क्या पूछा जा सकता है, इस वाले डायग्राम से अगर पेपर को टफ बनाना है तो वो अगले वाले चैप्टर का, मतलब पिक्चर इस डायग्राम का चलेगा पर क्वेश्चन अगले चैप्टर का पूछा जाएगा कि बताओ ये एक पर्टिकुलर पिक्चर है, ऐसे बोलेंगे इन दिस क्वेश्चन, in this question the picture shown below represents bacterial colony grown on a petri dish or on a medium, ठीक है मैम समझ में आ गया, वही तो लिखा है, colony of bacteria grown in a petri dish on a medium, same sometime same technique is used with the help of antibiotic to differentiate between non-recombinant and recombinant. काइंडली तो नहीं बोलेंगे, नेम द टेक्निक एंड फॉर विच पर्पज इट इज यूज। तो आई बात समझ में, तो तुम्हें टेक्निक बतानी पड़ेगी कि वो कैसा कर रहे हैं, मतलब पिक्चर ये है और एक्चुअली वो तुम्हें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि बताओ कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने काम किया, कैसे बताओ जब तुमने एम्पेसिलिन या टेट्रासाइक्लिन डाला तो इनमें से कौन से रह गए कौन से हट गए, या फिर इसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे, ब्लू कॉलोनी और व्हाइट कॉलोनी वाला, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, याद रहेगा। तो ये पिक्चर बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है बाबा, क्योंकि पिक्चर यहाँ का लेंगे और एक्सप्लेनेशन अगले चैप्टर का मांगेंगे, ठीक है, हुआ क्लियर। अब यहाँ देखो ये क्या है, फंगल कॉलोनी। तो देखो फंगल कॉलोनी जहां ग्रो हुई, तो देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चला जाएगा इसी चैप्टर में। अब बोलोगे मैम यार लेबलिंग तो कुछ नहीं है, लेबलिंग कुछ नहीं है, पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ फंगल कॉलोनी है और वो बोल देंगे ये क्या रिलीज हो रहा है, एक केमिकल रिलीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या ग्रो करवा देंगे, दूसरी बैक्टीरिया की कॉलोनी। अब वो क्या पूछेंगे, तुम्हें खुद समझ में आ रहा है, ये क्या है, कुछ और नहीं बल्कि एंटीबायोटिक है, जो क्या है, एक केमिकल जो किसने रिलीज किया, एक ऑर्गेनिज्म ने रिलीज किया, जिसका रिजल्ट क्या हो रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, किल हो रहा है। कुछ आई बात समझ में, ऐसा रिलेशनशिप देखो। अब यहां से सीधा सीधा अगर पेपर का लेवल और टफ सेट करना है तो ये जनरली सीबीएसई सिंपल लेवल पे रखता है, पर जो एंट्रेंस एग्जाम वाले वो ऐसे ही क्वेश्चन के कॉम्बिनेशन उठाते, एक चैप्टर में से एक कंसेप्ट लिया, दूसरे चैप्टर में से एक कंसेप्ट लिया, दोनों को मर्ज किया और एक क्वेश्चन तुम पे थ्रो किया, ठीक है। तो ऐसा रिलेशनशिप, अब देखो कैसा है, ये तुमने पढ़ा हुआ है,
तुमने आखिरी वाले चैप्टर में अलग अलग रिलेशनशिप पढ़े, एमेंसिलिज्म, कमेंसिलिज्म, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा म्यूचुअलिज्म, याद आया? तो देखो एक रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फंगस है ना, यहाँ पे फंगल कॉलोनी, और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, नुकसान में है, पर क्या फंगस को पता है कि उसकी वजह से नुकसान में, नहीं पता, वो तो अपना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, आई बात समझ में? तो इस टाइप का इतने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थोड़े अलग लेवल पे सेट होंगे, बट अपन को कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, याद रखने के लिए, चैप्टर इंटरलिंक और याद करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका होता है। तो वापस मैम ये किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन को वो थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, और क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, देखो जरा, वो एक ऐसा डायग्राम बना के देंगे, यहाँ बोलेंगे वही वाला डायग्राम उठाया, बोलेंगे फंगल कॉलोनी, ठीक है, मतलब बेसिकली तुम्हारे एनसीईआरटी के डायग्राम में और लेबलिंग्स डाल देंगे, इसको बोलेंगे फंगल कॉलोनी, ठीक है, फंगल कॉलोनी, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लिक्विड दिखाएंगे, उसको मार्क कर देंगे ए, ठीक है, यहाँ पे कर देंगे क्या, बैक्टीरियल कॉलोनी, बस इसको जरूर मेंशन करेंगे, बैक्टीरियल कॉलोनी। अब वो बोलेंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन, व्हाट ए रिप्रेजेंट्स, ठीक है, पहला पार्ट, तो तुम बोलोगे एक ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल निकला है उसको क्या बोलते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करता है, एंटीबायोटिक केमिकल रिलीज, ठीक है, फिर वो बोलेंगे हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, तो फिर बताओगे एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्या उगा रहे थे वो, स्टेफाइलोकोकस, देखो सब एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, और किसकी वजह से मर गए वो सारे स्टेफाइलोकोकस, ग्रो नहीं हो पाए कॉलोनी, क्योंकि एक केमिकल निकला, उस केमिकल का नाम क्या है, पेनिसिलिन, किससे निकला, पेनिसिलियम नोटेटम, आई बात समझ में? तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके पूछने का ये तरीका हुआ। मूव करें अगले पिक्चर पे। ओके, तो तुम्हारा पुराना वाला पिक्चर अब तुम्हें ये क्लियर हो गया है कि मैम ये सारे सेक्शन ए में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब धीरे धीरे देखो तुम्हें खुद समझ में आने लगा। ओके, अब ये वाला देखो फिगर 10.4, जरा पन्ने पलटा हुआ देखो, फर्मेंटर्स, तो ये उन्होंने ऑलरेडी सीबीएसई के एग्जाम में दिया हुआ है। ये वाला पिक्चर एंड ये वाला पिक्चर दोनों साइड बाय साइड दे दिए सेक्शन ए में, और बोला कि बताओ जो बिलो पिक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उससे लिंक्ड बहुत सारे क्वेश्चंस। तो जैसे उन्होंने पूछा कि नीचे का लेबलिंग बट ऑब्वियस नहीं देंगे क्योंकि वही पहचानना है तुमको एग्जाम में, तो ये वाला पिक्चर दिया जाएगा, तो ये वाला पिक्चर भी कहाँ का हुआ, सेक्शन ए, मार्क करो, लिखो जरा अपनी कॉपी में कि ये कहाँ का हुआ, सेक्शन ए का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों या तो एक देंगे या तो दोनों देंगे या दोनों में से कोई एक देंगे। फिर वो बोलेंगे बताओ द पिक्चर गिवन बिलो शोज या इंडिकेट या रिप्रेजेंट व्हाट, तो तुम्हारा आंसर आ गया आइडेंटिफाई द पिक्चर, आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रेजेंट इन द पिक्चर, तो तुम लिखोगे फर्मेंटर, ठीक है। फिर वो बोलेंगे एंड व्हाट इट इज यूज्ड फॉर, तो लिखोगे बल्क में अगर कोई चीज को ग्रो करवाना है, बल्क में कोई प्रोडक्ट को ऑब्टेन करना है तो उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर बोलते हैं, ठीक है। कहाँ होता है ये, फर्मेंटेशन प्लांट में होता है। अब उसी से एक और लिंक क्वेश्चन, तो अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है मैम पैटर्न। तो सबसे पहले तुमको लिखना पड़ेगा ये क्या है, फर्मेंटर, ठीक है। क्या होता है फर्मेंटर में, बल्क में अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन करवाना है, फर्मेंटेशन करवाना है, तो हम क्या करते हैं, फर्मेंटर यूज करते हैं। फर्मेंटर में कौन सी प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन होती है। पर कैसे अपने मन से हो जाती है क्या, नहीं मैम, सारे पर्टिकुलर पीएच, टेम्परेचर, सारे सॉल्ट्स, वाटर, सारा कंसंट्रेशन, सब कुछ मेंटेन होता है। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद अब इसी से लिंक्ड एक और क्वेश्चन क्या पूछेंगे, बताओ फर्मेंटेशन कैसी प्रोसेस है। अब वो फर्मेंटेशन का नाम भी नहीं लेंगे, वो बोलेंगे आइडेंटिफाई द पिक्चर, विच प्रोसेस इज ऑकरिंग इन दैट एंड व्हाट इज बाय विच प्रोसेस, मतलब पहले तो विच प्रोसेस पूछ लिया तो तुम्हारा नाम आया फर्मेंटेशन, एंड हाउ दैट प्रोसेस इज डन यूजिंग विच माइक्रोब एंड विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। देखो एक ही है क्वेश्चन, एक ही पिक्चर दे दिया, पर 2 मार्क का सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। कैसे, फर्मेंटर पहचानने का 0.5 मार्क्स, उसके बाद तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, उसका आधा 0.5 मार्क्स, फिर कौन करवा रहे, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ रहे, तो जल्दी बताओ फर्मेंटेशन क्यों करते हैं हम अल्कोहल को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, मोर स्पेसिफिकली इथेनॉल को ऑब्टेन करने के लिए यूज करते हैं, याद आया। तो उसके लिए बताओ कौन सा ईस्ट
यूज होता है जिसको ब्रूअर्स ईस्ट बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तो उसी क्वेश्चन में मतलब पिक्चर यही चलेगा, उसी का थर्ड पोर्शन क्या रहेगा कि फर्मेंटेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ यीस्ट नोन एज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी या ब्रूअर्स ईस्ट। और क्या ऑब्टेन्ड होता है, एंड में लिखोगे एंड प्रोडक्ट क्या है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ये भी पूछ सकते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और क्या ऑब्टेन हो रहा है तुम्हारा, इथेनॉल ऑब्टेन हो रहा है। तो देखो पिक्चर ये देंगे पर क्वेश्चन 4 पूछ लेंगे उससे रिलेटेड, तो हो गए ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो अब धीरे धीरे तुमको बिल्डअप समझ में आने लगा होगा कि ओके, तो अब इतना समझ में आ गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे शुरू करेंगे। ओके, तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और चीज इसमें ऐड कर लेना, कौन सा, नाम ऑर्गेनिज्म का जो फर्मेंटेशन करा रहा है, क्या नाम है उसका, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। चलो अगले पिक्चर्स पे मूव करते हैं। तो ये पिक्चर दिख रहा होगा, तो ये भी उसी पैटर्न में पूछा जा सकता है जिस पैटर्न में अभी के पहले के 2 पिक्चर्स पूछे गए थे। क्या करेंगे, दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो जल्दी से बताओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहाँ पढ़ा था। अब तुम बोलोगे मैम है ऐसा पिक्चर आ गया, हमको क्या पता है कहाँ लिखा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही, सही सोच रहे हो। तो तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए वो इस पिक्चर के साथ ये पिक्चर भी देंगे। तो ये किस चीज का पिक्चर है, जरा देखो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। आई बात समझ में। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का देंगे तो ये रहेगा ए पिक्चर, वो बोलेंगे आइडेंटिफाई दिस पिक्चर। तो अब याद करके जाओगे ऐसे गोले गोले जिसमें बने हुए हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, चेम्बर्स है, टैंक्स है, सारी जिस तरीके से वो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, याद करो मैंने बताया था एक्चुअल में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तरीके से ट्रीटमेंट होता है। तुम्हारी बुक में कहाँ दिया हुआ है, 2 ही ट्रीटमेंट लेवल तक दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब ये पिक्चर देंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, कोई लेबलिंग है नहीं, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद इसमें अब ये तुम्हारे सिंस बुक का ही एज इट इज उठा के देंगे, तो तुमको याद करना पड़ेगा कि ये क्या है तुम्हारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब बोलोगे मैम इससे रिलेटेड तो ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सही। चलो देखते हैं। तो ये देंगे पिक्चर और ये देंगे आइडेंटिफाई करने के लिए, और सारे क्वेश्चन धीरे से शिफ्ट कहां हो जाएंगे, तुम्हारे सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। तो जल्दी बताओ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मैं 2 डिग्री बना रही हूं, ठीक है, सेकेंडरी लिखने के लिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम क्या है मैम, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बिल्कुल सही। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं बता सकते हो मैम, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया यूज किया जा रहा है। बिल्कुल सही। कितने बैक्टीरिया यूज किए जा रहे हैं मैम, 2, एरोबिक और एनारोबिक, ठीक है। तो एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए होता है ऑक्सीजन, एयर होती नहीं है, तो क्या यूज करते हैं मैम, एरिएशन टैंक यूज करते हैं। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ एरिएशन टैंक से एरोबिक बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए एयर आ गई, तो एरोबिक बैक्टीरिया को कैसे ऐड किया जाता है मैम, फ्लॉक्स के फॉर्म में। तो फ्लॉक्स क्या होता है मैम, मेश होती है किसकी, एक बैक्टीरिया जो एसोसिएशन में है किसके साथ, फंगस के साथ। बिल्कुल सही। फिलामेंट्स रहते हैं, मेश पूरा रहता है। अब यहां पे एरोबिक बैक्टीरिया का मेजर काम क्या रहता है मैम, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो बीओडी लेवल को कम करने का काम करता है। तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा उस पर्टिकुलर सैंपल में ऑर्गेनिक मैटर, अब ऑर्गेनिक मैटर कहां से आया मैम, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, घर के जितने भी वॉशरूम का जितना भी कचरा है ना, जो सुबह सुबह कभी कभी कुछ लोग दिन भर जो भी करते हैं वो सारा कलेक्ट कहाँ होता है, फीसीज, ह्यूमन फीसीज, टट्टी, एकदम सही सुन रहे हो है ना, वो कहाँ कलेक्ट होता है, एट कहाँ प्योरीफाई होने जाता है, यही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। तो वो जितना भी बच गया वो सब क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड या कौन खत्म करता है, यही तुम्हारा एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया को उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, जो तुमने पहले पंप करके एरेशन टैंक के थ्रू अंदर फिट किया था, मतलब फिट नहीं किया था, अंदर पंप किया था। तो जो ऑक्सीजन, जैसे अगर पर्टिकुलर सैंपल में बीओडी लेवल कम है, मतलब क्या है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जैसे बीओडी कम तो ऑर्गेनिक मैटर कम, मतलब पॉल्यूशन भी क्या हो गया, कम हो गया। आप बोलोगे मैम ये सब क्यों लिख रहे हो, ये तो हमारा थ्योरी का पोर्शन है।
सही समझ रहे हो, पर क्वेश्चन हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डायग्राम बेस। तो तुमको ये पिक्चर देंगे, ये पिक्चर देंगे और उसी बहाने से ये सब कुछ पूछ लेंगे। आई बात समझ में, इसलिए लिख रही हूँ। उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा मैम, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वही पूरा डाइजेशन करेगा। आ गई बात समझ में। तो देखो तुम्हारे बुक में, या बुक में नहीं, तुम्हारे एग्जाम में वो कैसे पिक्चर देंगे, या तो ये पिक्चर देंगे, क्योंकि एक बार पूछा था उन्होंने पिछले 3 साल पहले का क्वेश्चन पेपर में उन्होंने यही डायग्राम दे दिया था एज इट इज उठा के, और बोला था आइडेंटिफाई करो, और उसमें क्या लिखना था कि तुम्हारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, इस क्वेश्चन को बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया था। कैसे, उन्होंने बोला था आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो एंड एक्सप्लेन द होल प्रोसेस इन डिटेल। मतलब बेसिकली वो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही तुमसे इन डिटेल पूछ रहे हैं। आई बात समझ में। तो तुम्हारा पहला आंसर का पार्ट क्या था कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। फिर अब इन डिटेल बोल दिया है, मतलब तुमको प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इन डिटेल हर चीज एक्सप्लेन करनी है। बट सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ज्यादा डिटेल पूछने के इसलिए चांसेस है क्योंकि उसका तुम्हारे बुक में एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। तो जो चीज डायग्राम दी हुई है तो हो सकता है वो डायग्राम भी दे, ये डायग्राम भी दे, वो बोले तुमको क्लू भी दे कि आइडेंटिफाई पिक्चर ए एंड देन एक्सप्लेन द सेकेंडरी ट्रीटमेंट विच इज शोन इन द पिक्चर बी पार्ट, क्योंकि इसको बी लेबल कर देंगे और फिर वो पूरा पूछ लेंगे। तो जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूछा जाएगा तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे, नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया यूज करते हैं। एरोबिक, एनारोबिक। एरोबिक के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एयर चाहिए होता है, इसलिए एरेशन टैंक से पंप किया जाता है। उसके बाद किस तरीके से ऐड किया जाता है, फ्लॉक्स के फॉर्म में, जो बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन रहता है उसको मेश के फॉर्म में रहता है, उसको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद इस बैक्टीरिया का काम क्या है कि उस पर्टिकुलर सैंपल में या वाटर में, जो भी ट्रीटमेंट वाटर सीवेज का पानी है, उसमें से क्या कम करना है, बीओडी लेवल को कम करना है। बीओडी क्या स्टैंड आउट कर रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितना ऑक्सीजन लगेगा मतलब उतना ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मतलब उतना ज्यादा पोल्यूशन, उतना पानी खराब है, सैंपल खराब है। तो धीरे धीरे ये टाइम के साथ क्या करने लगेगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने लगेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर्टिकुलर सैंपल का बीओडी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बीओडी लेवल कम हो गया मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, मतलब पोल्यूशन कम हो गया। फिर उसको किसके बाद, उसी के इस ट्रीटमेंट के बाद किसके पास भेजते हैं, एनारोबिक ट्रीटमेंट, जहां पे एयर के एब्सेंस में ट्रीटमेंट किया जाएगा, जहां एनारोबिक बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उनको कॉमनली क्या बोलते हैं, मेथनोजेंस। तो इतना सब कुछ एक डायग्राम देंगे और सब कुछ पूछ लेंगे तुमसे। आई बात समझ में। मूव करें अगले पिक्चर पे। ओके, तो ये है तुम्हारे एनसीईआरटी का आखिरी पिक्चर। देखो ध्यान से देखो, ये पिक्चर है ना, ये पिक्चर है। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर तीसरे साल आता ही रहता है। क्या पता तुमको भी आ जाए, एकदम हाई चांसेस रहते हैं इस डायग्राम के आने के। बहुत बार एज इट इज डायग्राम दे देते हैं, लेबलिंग गायब कर देते हैं और पूरा इन डिटेल पूछ लेते हैं कि पूरा अब इन डिटेल एक्सप्लेन करो, या फिर कभी कभी पूरा ड्रॉ करने के लिए ही बोलते हैं एक्सप्लेन बायोगैस प्लांट। और बायोगैस का ही दूसरा नाम क्या है, गोबर गैस प्लांट। क्यों गोबर बोल रहे हैं मैम, अरे गोबर यूज करोगे तो गोबर गैस प्लांट ही बोलेंगे ना। तो एक बात बताओ, जब गोबर ही बोल रहे हैं तो ये प्लांट सबसे ज्यादा कहाँ लगा हुआ है, गाँव में। क्यों गाँव में, क्योंकि वहां पे क्या है, तबेले नहीं, तबेले तो है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पूरा एनिमल हस्बेंड्री, पूरा कैटल फार्मिंग है ना किया हुआ है। तो वहां पे जो कैटल्स है उनका जो डंग है जो कलेक्ट होता है, जिसको गोबर बोलते हैं, उससे उन्होंने क्या इंस्टॉल कर रखा है, कुछ और नहीं बल्कि प्लांट इंस्टॉल कर रखा है। अब देखते हैं प्लांट को याद करने का तरीका। तो साइड बाय साइड में एनसीईआरटी का भी डायग्राम रखूंगी और हम बनाते भी चलेंगे। तो एक बात बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं मैम, 10 से 15 फीट नीचे खोदते हैं ताकि एक टैंक बना सके। चलो भैया खोद दो, और मैंने बोला नीचे खोदते हैं मतलब जमीन के लेवल के नीचे, हो गया। तो ये टैंक कितने फीट नीचे खुदा हुआ जाता है, 10 to 15 फीट। इतनी बात क्लियर है, ओके। उसके बाद इसके ऊपर एक फ्लोटिंग प्लेट रहती है, ठीक है, जो जैसे जैसे गैस बनती जाएगी वो ऊपर मूव होता जाएगा। कुछ इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, तुम्हारा फ्लोटिंग प्लेट है, ठीक है मैम, आ गया समझ में। अब जब गैस बनेगी तो कहीं कलेक्ट तो करवाना पड़ेगा, तो इसी से अटैच क्या है, एक पंप है।
ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसी गैस को क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। बहुत हौच पौच लग रहा है, चलो वापस बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला 10 to 15 फीट हमने क्या कर दिया, जमीन के नीचे खोद दिया, सिलेंड्रिकल यूनिट, एक टैंक को फिट कर दिया। ठीक है, तो लिख दो भैया ये क्या है, तुम्हारा डाइजेस्टर टैंक है। देखो जरा लेबलिंग साइड बाय साइड चलते रहेंगे। यहाँ क्या लिखा है, डाइजेस्टर टैंक। देखो नीचे खोदा है ना, इसलिए यहाँ पे उन्होंने ये लाइन बनाई है क्योंकि नीचे गड्ढा किया है। ठीक है, तो लिखो जरा सबसे पहले लेबलिंग, डाइजेस्टर टैंक। ठीक, उसके बाद मैंने क्या बोला, इसके ऊपर एक फ्लोटिंग प्लेट रखी हुई है ना। अब इसमें यहाँ पे उन्होंने लेबलिंग नहीं किया, पर अपन को लेबल करके जाना है। तो एक सिलेंडर के फॉर्म में क्या है, ये एक फ्लोटिंग प्लेट है। फ्लोटिंग प्लेट या सिलेंडर लिख लो। क्यों फ्लोटिंग बोल रही हूं, क्योंकि जैसे जैसे गैस बनेगी इसका मूवमेंट कहाँ होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। इतना हुआ क्लियर? ठीक है, गैस किस वजह से बनेगी मैम, नीचे क्या होने वाला है, नीचे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला। लिखो एक और लेबलिंग, एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करने वाला है मैम, ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्या बोलते हैं उनको, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं मेजरली, इसलिए उनको मेथेनोजेंस बोलते हैं। लिखो वहीं पे, ठीक है, लिख लिया। अब तो यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने वाला है, तो बैक्टीरिया तो आ गया समझ में कि यहाँ ऐड होंगे, पर रेस्पिरेशन करोगे किस में, ये प्लांट का नाम क्या है, बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट। तो क्या आएगा यहाँ से, डंग एंड वाटर का मिक्सचर। तो वापस यहाँ से दूसरा छोटा टैंक आया, ठीक है, और इसमें क्या मिक्स है, डंग। डंग मतलब क्या, गोबर, लिख दो गोबर। ठीक है, और क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, ताकि क्या बने, स्लरी बने। ठीक है, और यही स्लरी कहाँ जाएगी, यहाँ पे। आई बात समझ में? इतना हुआ क्लियर? तो यहाँ से तुमने दोनों गोबर उठाया, पानी मिक्स किया, अच्छी पेस्ट बनाई जिसको स्लरी बोला, और यहाँ जाके सब क्या होने लगा, दोनों मिक्स होने लगा। ठीक है, अब डाइजेस्टर में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मेथेनोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब जो गैस बन रही है उसको हमने क्या बोला, बायोगैस बोला। तो बायोगैस 3 गैसेस का मिक्सचर है, सिर्फ मीथेन नहीं है। कौन कौन सी, CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और एक कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। तुम्हारी बुक में वो आखिरी वाली गैस नहीं दी है, डॉट डॉट करके दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लो H2S। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ये फ्लोटिंग प्लेट तो है ही, पर साथ में क्या है, अब यहाँ पे तुम एक और लेबलिंग कर सकते हो, गैस होल्डर, क्योंकि गैस क्या हो रही है, या फिर गैस कलेक्टर। लिख लिया। अब गैस कलेक्ट होगी पर पंप भी तो होगी, ऐसी थोड़ी ना होल्ड रखेंगे, क्या ऐसे होल्ड रखने का काम है। तो ये क्या है तुम्हारा, P मतलब क्या है, पंप है। ठीक है, प्रेशर से उसको बाहर पंप किया जाएगा। देखो जरा यहाँ पे उन्होंने सिर्फ गैस दिया है, पर ये क्या, पंप के थ्रू, प्रेशर गैस के थ्रू उसको बाहर रखा जाएगा। अब बोलोगे मैम इसके बाद कुछ बच गया, हाँ बच गया है ना, उसको क्या बोलते हैं, इसी जगह पे दूसरे पेन से बना रही हूँ। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, इस जगह पे अब जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ और नहीं बल्कि स्लज बोलेंगे। ये कुछ और नहीं बल्कि इसको खाद बोलते हैं, सीधी सी लैंग्वेज में। आई बात समझ में? तो इतनी सारी लेबलिंग तुमको करनी है जो तुम्हारी बुक में नहीं दी हुई है। तो सारी लेबलिंग करो और ध्यान से पढ़ो। वापस इसमें ये सारी लेबलिंग वो गायब कर देंगे, पूछ लेंगे कि बताओ ये क्या, अब इसमें से क्या क्या गायब कर सकते हैं, जरा स्टार मार्क करो। पहले तो ये जो तुम्हारी गैस है बायोगैस, उसकी लेबलिंग पूरी गायब कर देंगे अगर उनको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाना है तो, और बोलेंगे बताओ ये तीनों गैस कौन सी है, या कि ये ए जो निकला है वो क्या है, किसका कॉम्बिनेशन है। दूसरा, वो इस डाइजेस्टर पे तुमको कंफ्यूज करने के लिए करेंगे, क्योंकि तुम लोग भूल जाओगे कि यहाँ डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन कर रहा है, मेथेनोजन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ ये चीज तुम भूल जाओगे। तीसरा, यहाँ पे उन्होंने स्लरी मार्क ही नहीं किया है, पर फिर भी वो तुमको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ सी नया बनाएंगे और बोलेंगे बताओ ये सी क्या है। ठीक है, तो सी कुछ और नहीं बल्कि स्लरी है, किसका मिक्सचर है, डंग एंड वाटर का। और आखिरी में स्लज जो तुम्हारा डी रहेगा। तो जितना भी मैंने ये सर्कल सर्कल स्टार रेड से मार्क किया है वो सब क्या आएगा, केस स्टडी बेस में लेबलिंग के लिए आएगा। अदरवाइज तुम सेफर साइड रहने के लिए बेटर है कि ये पूरा डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अब ये तुमको डायग्राम पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा
टफ बनाना है तो इसी से रिलेटेड वो दो चीजें और पूछ सकते हैं, वो है IARI। तो ये भी इसी डायग्राम के नीचे कहीं लिख लो। तो क्या है ये IARI? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक और ऐसी एब्रिवेशन दिया हुआ है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो ये दोनों क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा तुम लोग ये वाला पोर्शन छोड़ के जाओगे और इसी में तुम्हारा 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम के साथ ये दो चीजें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि ये टेक्निक ज्यादा विलेज में कौन पहुंचा रहा है? ये वाला इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और किस फॉर्म में? एक कमीशन के फॉर्म है जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो यहाँ पे इस टॉपिक के साथ तुम्हारा ये चैप्टर होता है खत्म। तो क्या करोगे? रिवाइज करोगे पुराना चैप्टर, और अगले चैप्टर के लिए बने रहने के लिए सारे वीडियोस कहाँ मिलेंगे? वेबसाइट पे मिलेंगे। तो क्या करेंगे? हम वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद अपनी क्लास सिलेक्ट करेंगे, अगर पुराने कोई चैप्टर लेक्चर छूट गए हैं देखना है तो, और अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे और फिर चैप्टर चूज करेंगे और बस सुनना शुरू करेंगे। और क्या करना नहीं भूलेंगे? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है। तब तक स्टडी हार्ड।